ठीक है, तो पहला हमने क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब ए के साथ ए ही, अब इन दोनों को मिला के मुझे एक ऐसा ऑपरेशन करना है कि मेरे को दोबारा ए मिल जाए। ठीक है, दोनों सेम सेट होना चाहिए, तो या तो यूनियन कर सकता हूं या तो इंटरसेक्शन कर सकता हूं। तो इस वाले प्रोसेस को, इस वाले प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। और आइडेंटिटी लॉ मतलब क्या, अब ए के साथ ए नहीं, अब ए के साथ कोई और दूसरा सेट के साथ हमें ऑपरेशन करना है कि इस बार भी रिजल्ट क्या आ जाए, ए आ जाए। तो या तो यूनियन करेंगे तो फाइव के साथ, और अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट के साथ। तो अगर इसमें भी कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दोबारा ए ही मिल जाएगा। तो आइडेम्पोटेंट और आइडेंटिटी में हमारा अगर ए सेट है तो ए ही मिलना चाहिए, बी सेट है तो बी ही मिलना चाहिए। और आइडेम्पोटेंट में मतलब क्या, एक सेट के साथ में ए का ही ऑपरेशन करूंगा, यानी कि दो सेम सेट लेकर ऑपरेशन करूंगा, फाइनल रिजल्ट ए आना चाहिए। और आइडेंटिटी मतलब क्या, ए सेट के साथ मैं कोई दूसरा सेट ले लूंगा और उसके साथ ऑपरेशन करूंगा तो मेरे को दोबारा ए मिलना चाहिए। ठीक है, इसका प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं, चलिए पहले ये एक मैं प्रूफ करके बताता हूं, बाकी दूसरा वाला आप लोग खुद से कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन फाइव। तो मैंने ले लिया कि लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन फाइव। तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन फाइव हो तो अदर x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू फाइव। x आइदर ए का एलिमेंट हो या फिर x जो है या फाइव का, फाइव में तो कुछ एलिमेंट होता ही नहीं है, तो फाइनली क्या बचा, x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, note that 5 and u are identity elements for union and intersection of the set respectively। चलिए बहुत बढ़िया। कम्यूटेटिव लॉ, मैंने बोला कि बहुत सारा लॉ ऐसा है कि आप लोग को दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे ये एक बार पढ़ लिया बात खत्म। अब इसको आप लोग को रटते नहीं बैठना है कि इसका क्या था, इसका क्या था, इसका क्या था, आपको एक ही बार में समझ में आ गया कि ऐसा होता है। अगर नहीं भी होगा तब भी आप आगे अगर कहीं पे देखिएगा कि ए यूनियन ए, अगर आपके इसका नाम पता नहीं है, चलिए आइडेम्पोटेंट आप भूल गए, कोई आपसे पूछ लिया कि ए यूनियन ए क्या होता है, तो आप खुद बता सकते हैं वो ए ही होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लॉ हमारे पास ऐसे आएंगे जो हमें इतना रटना नहीं पड़ेगा, मगअप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हो गया कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि अगर 2+3 है, 2+3 है और वो 3+2 के बराबर हो जाता है, यानी कि अगर 2 की जगह 3 रख दूं, 3 की जगह 2 रख दूं, इंटरचेंज कर दूं तो दोबारा हमें वही वैल्यू आ जाता है। तो हमारा यहाँ भी कम्यूटेटिव वही चीज है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि अगर ए की जगह बी रख दो, बी की जगह ए रख दो तो हमारा सेम वैल्यू ही आएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही जनरल नियम के नाम से प्रूफ कैसे कर सकते हैं, अगर मैंने बोल दिया x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, उसका मतलब क्या होगा, आइदर x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब और के फॉर्म में है, या तो इसको मैं ऐसे लिखूं कि x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे भी ये भी वही मतलब बताएगा कि x आइदर b का एलिमेंट है या फिर a का एलिमेंट है। तो x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b यूनियन a, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि a यूनियन b लिया था x का एलिमेंट को, वही x का एलिमेंट किसका आ गया, b यूनियन a का आ गया। सिमिलरली फॉर द इंटरसेक्शन यू कैन प्रोसीड फर्दर, आप लोग खुद से कर सकते हैं वो चीज। अगला देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आप लोगों को पता होगा, बचपन में ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2+3+6 ऐसा लिखा हुआ है, तो 4 5 इसका वैल्यू 11 आता है। अगर मैं 2+3+6 अगर इन दोनों को पहले ऐड करूं तब भी क्या आएगा, 11 आएगा। तो 2+3+6 जो है, या तो इसको पहले ऐड करूं या फिर 2+3+6 जो है इसको ऐड करूं, दोनों चीजें हमेशा बराबर, दोनों का वैल्यू हमेशा 11 ही आएगा। ठीक है, तो सेम चीजें क्या होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन के केस में भी क्या होता है, हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं प्रूफ करने के लिए, देखिए ए यूनियन बी को पहले करूंगा फिर यूनियन सी करूंगा, या फिर बी यूनियन सी को पहले करूंगा फिर यूनियन ए के साथ करूंगा, उसमें कोई वैल्यू नहीं बदलेगा, वैल्यू जो है वो सेम ही निकल के आएगा। ठीक है, इसको देखिए हमने लिख दिया कि लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर हमने ऐसा ले लिया तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और x बिलोंग्स टू सी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x आइदर बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी। तो या तो इसको ऐसा लिख दो कि x आइदर a का एलिमेंट है या फिर b का एलिमेंट है या फिर c का एलिमेंट है। इसको अगर मैं ऐसे भी लिख दूंगा कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यानी कि इससे हमारा क्या निकल गया, x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, तो वही चीज आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने पहले ही बता दिया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में मैंने थोड़ा सा चीजें आप लोगों को बता दिया था स्टार्टिंग में। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता था, बचपन में हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते थे a इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो क्या a इंटू एक्स ऐसा करेंगे, फिर a इंटू वाई,
फिर ऐसा करेंगे, फिर इनके बीच में जो साइन है उसको लिख देते थे। अगर a इंटू एक्स माइनस वाई लिखना होता था तो हम लोग क्या करते थे, a इंटू एक्स, a इंटू वाई, और बीच में जो साइन है माइनस, ऐसे लिख देते थे। तो ये क्या, a को जो है दोनों जगह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो सेम चीज है क्या, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वही सेम चीज है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या आ जाएगा। अगर हमारे पास a यूनियन b इंटरसेक्शन c ऐसा है, तो जैसे a इंटू एक्स प्लस वाई होता था, देखिए इंटू की जगह हमारा यूनियन है, प्लस की जगह हमारा इंटरसेक्शन है। तो ये हम लोग कैसे लिखते थे, a इंटू एक्स प्लस a इंटू वाई। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये समझ में आया मैंने क्या किया, सेम इसके साथ मैंने रिलेट कर दिया। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग बचपन में पढ़ते थे उसी के साथ हम लोगों ने रिलेट कर दिया। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर वर्ड के फॉर्म में लिखे इसी चीज को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, तो अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c ऐसे करके है, तो उसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c, क्योंकि यूनियन का मतलब और। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। ठीक है, अब देखिए इसको आगे, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, और जो है b के साथ और जो है c के साथ और एंड उनके बीच में आ जाएगा। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव हमने लॉ लिखा तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दैट मीन्स व्हाट, x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c। और एंड का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो मेरे ख्याल से इसको भी याद करने का जरूरत है नहीं, ये भी अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा, बचपन से आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वाला करते हुए आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, a इंटरसेक्शन b यूनियन c, मतलब a इंटरसेक्शन b होगा, फिर a इंटरसेक्शन c होगा, बीच में यूनियन होगा, सेम चीज। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि सर अगर इसमें यूनियन हो गया तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, ये तो हमने एसोसिएटिव लॉ बन जाएगा, अभी पढ़ के आए हैं, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं। ठीक है, वही चीज इसमें बताया गया है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं आराम से, जो मैंने अभी प्रूफ करके इधर बताया वही चीज यहाँ पे बताएगा ये भी, और डिस्ट्रीब्यूट्स एंड वही चीज लिख दिया गया है। तो इसको बार बार सेम चीज को पढ़ते रहने का कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है। बाकी सारा याद नहीं भी रखेंगे तब भी ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाएगा, बट ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है ये हमको याद रखना है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या हो रहा है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला गया है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहला वाला दूसरा वाला सेम ही है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ये जो यूनियन था, यूनियन क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन। यानी कि ये जो कॉम्प्लीमेंट दोनों के ऊपर था, कॉम्प्लीमेंट को अंदर लेके आ गए। तो कॉम्प्लीमेंट को अंदर लेके आ गए तो ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ गया, और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो गया। सिमिलरली अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूंगा तो मेरे क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और इस बार यूनियन इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन बन जाएगा। बस वही हमारा क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास क्या आ जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ को हम लोग प्रूफ करते हैं। चलिए पहला वाला केस हम प्रूफ करते हैं। हमने ले लिया कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b है, ठीक है, अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, अब ये कैसे आ गया, मैंने ये चीज पढ़ाया हुआ था, आप लोग को याद होगा शायद, या नहीं होगा, होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, अगर x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट है तो x बिलोंग्स टू u माइनस है, यानी कि x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a।
तो यानी कि u को भी बिलोंग कर रहा है, इसको भी बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कि अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था आप लोगों को। तो हमारे पास क्या आ गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। मैंने ये भी चीज बताया था कि इंटरसेक्शन अगर डज नॉट बिलोंग्स टू है तो वो और आ जाता है, ठीक है, और यूनियन अगर डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यूनियन अगर डज नॉट बिलोंग्स टू है तो उस पे एंड आ जाएगा और की जगह, ठीक है। ये भी मैंने बताया हुआ था, आप लोगों को कहीं याद होगा तो आई होप याद होना चाहिए। इंटरसेक्शन, हाँ देखिए इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है, अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a और डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। और की जगह, एंड की जगह क्या आ गया, और आ गया, डज नॉट बिलोंग्स टू में सिंपली क्या आ गया, और आ गया हमारे पास, ठीक है। तो सिमिलरली अगर ये यूनियन है तो क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, ठीक है, और आना चाहिए इसमें, बट इसमें क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, एस डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। x डज नॉट बिलोंग्स टू a मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर कोई भूल गया है तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं बट फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं, आप लोग को याद रखिएगा कि अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b होता है तो उसका हमारा रिजल्ट निकल के आता है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, क्योंकि यूनियन का मतलब और होता है। बट अगर इसी के साथ हमें दे दिया जाए कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो अब क्या और की जगह एंड आने लग जाएगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। और एंड का क्या मतलब होता है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। एंड का मतलब क्या, दोनों में नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर x जो है a यूनियन b का एलिमेंट नहीं है तो x जो है ना तो a का एलिमेंट होगा ना तो b का एलिमेंट होगा, ठीक है, दोनों में से किसी का एलिमेंट नहीं होगा x। उसके बाद तीसरा पॉइंट, अगर हमारे पास x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b होता है तो उसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b होता है। सिमिलरली अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b हो गया तो उस पे हमारा निकल के आएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। ये इंटरचेंज हो जाता है। यूनियन का मतलब हमारे पास क्या था, यूनियन का मतलब और था, ठीक है। क्या हो गया इसको, यूनियन का मतलब क्या था, यूनियन का मतलब हमारे पास और हुआ करता था और इंटरसेक्शन मतलब हमारे पास एंड हुआ करता था, ठीक है। तो जब बिलोंग्स टू होगा तब यूनियन और इंटरसेक्शन एंड, जब बिलोंग्स टू नहीं होगा तब उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जब डज नॉट बिलोंग्स टू होगा तब उल्टा हो जाएगा। तो सिमिलरली सेम तरीके से आप क्या ये वाला क्वेश्चन को भी आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, तो मैं सेम चीजें बार बार नहीं कराऊंगा। समझ में आया आप लोग को क्या हुआ क्या नहीं हुआ? यस सर। चलिए और मेरे ख्याल से ये भी प्रॉपर्टी याद करना कोई टफ है नहीं, बड़ा ही आसान सा प्रॉपर्टी है इसको भी याद करने का, ठीक है, ये भी कोई टफ चीज नहीं है, बड़ा ही आसान है। तो इसमें भी वही चीज प्रूफ लिखा हुआ है, तो बार बार सेम प्रूफ हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, हो गया हमारा प्रूफ। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स है, अब कुछ क्या रिजल्ट है, जो जितना प्रूफ करना था हमने कर लिया, अब कुछ कुछ रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है। तो रिजल्ट को क्या एज ए क्वेश्चन भी आप लोग समझिए या फिर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर बोला गया ए सबसेट ऑफ बी देन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बोला गया है, चलिए देखते हैं। और ठीक उसी तरीके से अगर ए, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बोलते हुए जाऊंगा, ये वाला पार्ट अपना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि डिफरेंस को हम लोग इंटरसेक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिफरेंस को हम लोग इंटरसेक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट सब है बट ये कुछ कुछ जगह पे ज्यादा यूज होगा, इसलिए इस पे मार्क कर दिया है मैंने। चलिए एक एक करके हम लोग इसका प्रूफ देख ही लेते हैं ना, प्रूफ करने से अच्छा इसका प्रूफ देख ही लेते हैं ताकि फटाफट हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया था, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो उसका इंप्लाइज अगर ए सबसेट ऑफ बी होता है तो बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये भी होना चाहिए, ठीक है।
लेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी की गिवन हमें दिया गया है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी अगर दिया जाता है, एंड लेट एक्स बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, देन ठीक है ध्यान से देखिएगा, अगर x जो है b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट होता है, मतलब x जो है b का एलिमेंट नहीं होगा, x अगर b का एलिमेंट नहीं है तो x a का एलिमेंट भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज a इज ए सबसेट ऑफ b, यानी कि a के पास जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट किसका होगा? b का एलिमेंट होगा। अगर x b का एलिमेंट हुआ ही नहीं तो x a का एलिमेंट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि a के पास जो एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट है, और अगर x अगर b का ही एलिमेंट नहीं हुआ तो वो a का एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि a के पास खुद का एलिमेंट है नहीं, ए के पास जितना भी एलिमेंट है वो सारा का सारा बी का एलिमेंट है। तो कोई चीज अगर बी का एलिमेंट नहीं हो सकता तो ये ऑब्वियस है कि वो ए का एलिमेंट तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई चीज ए का एलिमेंट नहीं हो सकता मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यानी कि देयरफॉर बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए हमने कुछ एलिमेंट लिया कि x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, और वही एलिमेंट हमारा किसका आ गया? a कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट आ गया। हमने सबसेट में भी पहले प्रूफ किया था कि अगर हमें सबसेट प्रूफ करना होता, अगर मैं x को a का कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं और आगे जाके वही चीज जो है b का भी एलिमेंट आ जाता है b कॉम्प्लीमेंट का, दैट मींस व्हाट? a कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे b कॉम्प्लीमेंट हमने लिया और वही एलिमेंट किसका आ गया? a कॉम्प्लीमेंट का भी आ गया, दैट मींस व्हाट? b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इफ एंड ओनली इफ a इज अ सबसेट ऑफ b। दूसरा देखिए, दूसरा क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया था? हाँ, a माइनस बी, ये तो बड़ा ही आसान सा है, इसको हम लोग आसान सर तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। हाँ बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो? सर इसमें ऐसा नहीं मतलब हो सकता कि ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता उसको भी देखिए। मान लेते हैं कि हमारे पास, चलो मैं टेक्निकली समझाता हूँ, थियोरेटिकली मान लेते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है e, ठीक है, x जो है किसी a सेट का एलिमेंट है, और अगर पूरा का पूरा x जो है वो b का एलिमेंट भी बन जाता है, बट अगर ऐसा हो कि x एलिमेंट्स टू x बिलोंग्स टू b हो, बट x बिलोंग्स टू a हो लेकिन फॉर कंडीशन के लिए। ठीक है, लेकिन ये तो इसमें तो कोई कंडीशन नहीं लग रहा है, ये हमेशा हो रहा है। यानी कि ध्यान से देखिए, मैं एक चीज आप लोग को बता देता हूँ ताकि ये चीज समझने में थोड़ा सा आसानी हो। ये थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा गया है इसीलिए थोड़ा सा पिक्चर आप लोग को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन सारा मेंटली हो रहा है तो इसीलिए आप लोग को समझने की जरूरत पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 मैं ऐसा ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ बी। एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं कुछ कुछ चीजें पूछूंगा तो आप लोग रेस्पॉन्स करते हुए जाइएगा। ठीक है, मैंने ले लिया x बिलोंग्स टू b। ठीक है, अगर x बिलोंग्स टू b ले लिया तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 1 एंड 2। 1 एंड 2, उसके अलावा x का कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता। अगर मेरा आगे जाके कहीं पे ऐसा आ जाता है बिना किसी कंडीशन की कि x बिलोंग्स टू a, उसका मतलब ये जो 1 एंड 2 एलिमेंट है ये 1 एंड 2 a का भी एलिमेंट है। ठीक है, यस सर। तो उसका मतलब क्या हो गया? b इज ए सबसेट ऑफ a। चलो इतना हमें समझ में आ गया, बट हमारा क्वेश्चन है कि a इज ए सबसेट ऑफ b नहीं हो सकता है क्या? चलिए उसको देखते हैं कि उस केस में कैसा आ जाएगा। अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि लेट x बिलोंग्स टू a, ठीक है, x को मैंने a का एलिमेंट मान लिया तो x क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4। 1 2 3 4। तो आगे जाके अगर हमारा कहीं पे ऐसा आ जाता है x बिलोंग्स टू b, तो क्या ये चीज सही होगा? आप बताइए, क्योंकि b में तो 1 और 2 ही एलिमेंट है और x का वैल्यू 1 2 3 4 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, लेकिन 3 4 तो b का एलिमेंट नहीं है। तो आगे जाके ये कंडीशन ऐसा कभी नहीं आ सकता, इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन आ जाएगा कि x लेस देन 3, कुछ ना कुछ कंडीशन आगे जाके आ जाएगा। अगर कोई कंडीशन नहीं आता है उसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि x का जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा एक एलिमेंट है, और ऐसा चीज कभी नहीं आ सकता, क्योंकि आप खुद देखिए कि अगर मैं x को a का एलिमेंट बोलूं तो x b का एलिमेंट कभी नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन लगेगा कि x का वैल्यू 3 से छोटा होगा, x का वैल्यू ये होगा वो होगा, उस तरीके का कंडीशन लग के ही आ सकता है। अगर कुछ कंडीशन नहीं लगता है, आराम से ये चीज प्रूफ हो जाता है, तो उसका मतलब क्या होगा? वो सबसेट बन जाएगा। और ये आराम से हम कब लिख सकते हैं? आराम से हम तभी लिख सकते हैं जब b जो है वो a का सबसेट हो, क्योंकि b का सारा एलिमेंट है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक चीज को नोटिस कीजिएगा, मैं एक और आप लोग को पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आदमी को दिक्कत करता है। अगर मैं ऐसा लिख दूं x बिलोंग्स टू b, ठीक है,
तो इंप्लाइज क्या मैं x बिलोंग्स टू a लिख सकता हूं इस वाले हिसाब से? यस सर। लिख सकता हूं। अगर मैं x बिलोंग्स टू b लिखूं तो क्या इंप्लाइज मैं x बिलोंग्स टू a लिख सकता हूं इस वाले के हिसाब से? यस सर। ओ सॉरी, सेम ही चीज लिख दिया ना मैंने, दो बार सेम ही चीज लिख दिया, सॉरी, मेरे को उल्टा लिखना था। अगर मैं x बिलोंग्स टू a बोलूं तो क्या मैं इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b लिख सकता हूं? नो सर। ये नहीं लिख सकते। ये क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये तभी लिख पा रहे हैं जब b इज ए सबसेट ऑफ a, क्योंकि b का जितना एलिमेंट होगा वो सारा का सारा a का एलिमेंट होगा, एम्प्लाइज, ठीक है। लेकिन अगर a का सारा एलिमेंट हुआ तो वो b का एलिमेंट नहीं हो सकता। तो वही चीज यहाँ पे सबसेट के फॉर्म में यूज किया गया है, ठीक है। तो सबसेट में ही ऐसा हो सकता है कि अगर x किसी का एलिमेंट हुआ और अगर b का एलिमेंट हो जाता है, दैट मीन्स व्हाट, a इज ए सबसेट ऑफ b, नॉट b इज ए सबसेट ऑफ a, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आया कि x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट हमने ले रखा था, और ये जाके क्या निकल गया, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, यानी कि x का यानी कि b कॉम्प्लीमेंट का जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा का सारा एलिमेंट किसका होगा, a कॉम्प्लीमेंट का होगा, ठीक है। बट ये प्रूफ अगर हमारे पास हुआ तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a इज इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b। आया समझ में? यस। अगर वन वे प्रूफ Yes, होता sir. है तो हम लोग ये दूसरा नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अगर वन वे प्रूफ होता है तो हम लोग दूसरा वाला नहीं बता सकते कि ये भी होगा, उसके लिए हमें प्रूफ करके बताना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए देखिए दो चीजें दिया गया है, आप लोग इस सिंबल को देख रहे हैं, ये जो सिंबल को देख रहे हैं, यस। इस सिंबल का नाम क्या होता है, इंप्लाइज, ठीक है। इस सिंबल का क्या नाम होता है, इंप्लाइज। इंप्लाइज का क्या मीनिंग होता है? बताइए, इंप्लाइज का क्या मतलब होता है? इंप्लाइज इज इंग्लिश वर्ड, इंप्लाइज का क्या मतलब होता है? और इंप्लाइज का मतलब होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये मतलब ये मतलब ये मतलब ये, तो वो जो हम लोग ये मतलब वाला वर्ड यूज करते हैं, मतलब वाला वर्ड यूज करते हैं, उसी को हम लोग इंप्लाइज के फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि a इज ए सबसेट ऑफ b, देन इफ x बिलोंग्स टू a, इफ x बिलोंग्स टू a, देन उसका मतलब x जो है सारा का सारा b का एलिमेंट होगा, हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब किसी किसी क्वेश्चन में आप देखिए, यानी कि ये वन वे पॉसिबल है, पीछे वाला पॉसिबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता, वो करने पे पता चलेगा, ठीक है। इसलिए एरो जो है एक साइड बता रहा है कि इसका मतलब ये हो सकता है, बट x बिलोंग्स टू b का मतलब x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, ये अभी हमें कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं हो भी सकता, प्रूफ करने से पता चलेगा। बट आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा ऐसा डबल इंप्लाइज, देखा है? यस सर। देखा है क्या? Yes, sir. यही कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिख जाएगा, अभी ऊपर ही कहीं ना कहीं दिख जाएगा, मैं दिखा देता हूँ, मैंने खुद भी लिख रखा है ये, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर दिख जाएगा, यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, ठीक है, बट ये भी कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ठीक है। इसने नहीं लिख रखा है क्या? ओके, इसने नहीं लिख रखा है, जबकि लिखना चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिख रखा है, कोई बात नहीं। तो डबल इंप्लाइज का मतलब क्या, दोनों साइड एरो दिखा रहा है। दोनों साइड एरो दिखाने का क्या मतलब हो गया, यहीं पे था ना हम लोग, हाँ। दोनों साइड एरो दिखाने का मतलब हो गया कि हमारा ये भी पॉसिबल होगा और ये भी पॉसिबल होगा, यानी कि अगर मैं ऐसा बोल दिया कि इफ a इक्वल टू b, ठीक है, सॉरी, हाँ, a इक्वल टू b, तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि a इज ए सबसेट ऑफ b एंड b इज ए सबसेट ऑफ a, ठीक है। यानी कि ये दोनों चीजें पॉसिबल होगा, इसका पीछे वाला भी पॉसिबल होगा और इसका आगे वाला भी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये डबल इंप्लाइज का मतलब यही होता है कि पीछे वाला भी पॉसिबल है और आगे वाला भी पॉसिबल है, यानी कि इसका रिवर्स भी चले जाऊं तब भी वो चीज सही होगा। बट सिंपल इंप्लाइज का मतलब क्या होता है कि रिवर्स पॉसिबल है या नहीं है उसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हम बस ये बता रहे हैं कि हमारा फॉरवर्ड वाला स्टेप सही होगा, ठीक है। तो इसीलिए इंप्लाइज, इसलिए इसने कोई भी रिस्क नहीं लिया, इसने सिंगल इंप्लाइज ही यूज करके बता दिया, कोई रिस्क नहीं लिया कि शायद गलती हो गया तो ये सोच। तो इसीलिए x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, बट इसने ये कहीं नहीं बताया कि x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में? अगर ऐसा दिखाना होता इसको तो वो डबल एरो लेके दिखाता, डबल इंप्लाइज दिखाता, उसका मतलब ये का मतलब ये। तो ये जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं ना, इस सिंबल का मीनिंग होता है, ये सिंबल मतलब ऐसे ही नहीं बताया जाता है, ठीक है। हम इक्वल साइन यूज करते हैं, उसका भी मीनिंग होता है, वो हमें सिंपली नहीं बताया जाता है।
और आधी से ज्यादा जनता को ये सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं होता। मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा है, छोटे छोटे बच्चे या बड़े बड़े बच्चे, वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इक्वल की जगह इम्प्लाइज लगा देंगे, इम्प्लाइज की जगह इक्वल लगा देंगे, कहीं कहीं डबल इम्प्लाइज लगा देंगे, उनको पता ही नहीं कि बहुत सारे लोग या फिर आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए ये सब यूज किया जाता है, ताकि खाली खाली दिखेगा लेफ्ट साइड में जगह तो हम इक्वल साइन रख देते हैं। जैसे मान लो ऐसे दिया गया x प्लस 3x प्लस 5, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देंगे 4x प्लस 5। उनको लगता है कि ये जो इक्वल है ये बस चीजों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, कि ऐसे करके अगर मेरे को ज्यादा स्टेप लिखना है तो ज्यादा इक्वल लगाना पड़ेगा। बट चीजें वो नहीं है, इक्वल का मतलब वो हमेशा बोलते हुए जा रहा है कि दोनों चीजें बराबर होगा, दोनों चीजें बराबर होगा, दोनों चीजें बराबर होगा, और इसी कारण से गलती हो जाता है। आया समझ में? यस सर। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, और यस सर, ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रॉपर्टी। हमें ये याद रखिएगा कि a माइनस बी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ नहीं किया दूसरा वाला। ओके, इसका क्या प्रूफ करना है? तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी मतलब क्या? x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। x डज नॉट बिलोंग्स टू b मतलब क्या? x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, और बीच में एंड है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ये लगा दिया, ठीक है। ये लिखे नहीं लिखे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बस यही जानना है कि a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, बस इसको याद रखिएगा, ठीक है। सिमिलरली a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, इसको भी अगर आप लोग करना चाहें तो, कहाँ गया, a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, यहां देख सकते हैं आप लोग, जहां दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है। a माइनस बी इंटरसेक्शन 5, इसका मतलब क्या होगा? x बिलोंग्स टू a माइनस बी एंड x बिलोंग्स टू b। इंटरसेक्शन का मतलब क्या? एंड, तो इसके बीच में क्या लगा दिया हमने? एंड। उसके बाद फिर इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करने का मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और इसमें एंड था एंड x बिलोंग्स टू c, तो तीनों साथ में होना चाहिए, तीनों साथ में होना चाहिए मतलब तीनों इंटरसेक्शन की तरह। अब तीनों इंटरसेक्शन की तरह मतलब इसको मैं यहां से ब्रैकेट हटा के, क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, आप लोगों को बताया हुआ था, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू b। अगर x b का एलिमेंट नहीं भी हो, x b का एलिमेंट हो भी, उसका मतलब क्या हो जाता है? फाई हो जाता है, उसका मतलब क्या हो जाता है? फाई हो जाता है। तो इसके आगे का लाइन इन्होंने नहीं लिखा है, मैं इसके आगे का बता देता हूं, इसके आगे का कैसे बनेगा, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5। उसका मतलब क्या हो जाएगा? डबल इंप्लाइज नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा, बट ये डबल इंप्लाइज ही लग जाता है। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन 5, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि a एंड x बिलोंग्स टू 5, एंड का मतलब क्या? इंटरसेक्शन, और अगर किसी को भी अगर मैं 5 के साथ इंटरसेक्शन करूं तो हमें पता है उसका वैल्यू 5 ही आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। समझ में आया क्या हुआ? ये अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे आप लोग ये भी लिख सकते हैं। ये टेक्निकल फॉर्म में समझाया मैंने, मैथमेटिकली समझाया, कोई दिक्कत है तो पूछिए। समझ में आया? यस सर। यस सर। जहां समझ में नहीं आया पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, a माइनस बी यूनियन b माइनस c इज इक्वल टू ए यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी भी है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में जो है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में जो, जब भी हम लोग प्रूफ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? a माइनस बी यूनियन b माइनस a, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? कोई भी एक एलिमेंट ले लिया x को किसका एलिमेंट ले लिया? लेफ्ट हैंड साइड का, a माइनस बी यूनियन b माइनस a। उसका मतलब क्या होगा? यूनियन का मतलब होता है और, तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू b माइनस a, यूनियन की जगह हमने क्या लगा दिया? और। अब a माइनस b का मतलब क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, डिफरेंस का मैंने बताया हुआ था डिफरेंस में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। डिफरेंस आया था आगे, और कॉम्प्लीमेंट के ऊपर आएगा डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस के ऊपर आएगा डिफरेंस, डिसजॉइंट सेट आ गया, डिफरेंस ऑफ ए सेट, ये बताया हुआ था। अगर a x बिलोंग्स टू a माइनस b होता है तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b होता है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, ये छोटे मोटे चीजें थोड़ा बहुत याद रखना है कि इंटरसेक्शन का क्या होता है, यूनियन का क्या होता है, डिफरेंस का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है।
तो सिमिलरली यहां भी हम लोगों ने लिख दिया x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, क्योंकि b माइनस a था। ठीक है, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू b होता है तो x बिलोंग्स टू क्या होता है, b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये वो नहीं नहीं और था, तो इन्होंने कौन सा लॉ यूज कर लिया, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इन लोगों ने चेंज किया थोड़ा सा। तो ये वाला चीज समझने की कोशिश करते हैं। नहीं आ रहा? नो सर। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से एक बार स्टार्टिंग से इस चीज को खत्म कर लेता। हमारा बोला गया है x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है, तो यूनियन की जगह और लगा दिया, उसका मतलब x बिलोंग्स टू आइदर a माइनस बी और x बिलोंग्स टू b माइनस ए। a माइनस b का मतलब हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और b माइनस a का मतलब हो जाएगा x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब ध्यान से सुनिए इसमें क्या बोला गया है, इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, और इसमें बोला गया नोट इट, मतलब इसको याद भी रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम आ जाएगा ये। ठीक है, x किसका एलिमेंट होना चाहिए, x a का एलिमेंट होना चाहिए, x b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, या फिर x b का एलिमेंट होना चाहिए, x a का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या क्या चीजें होना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होना चाहिए, आप इस चीज को नोटिस कीजिए एक बार। सबसे पहले हमें बोला गया है कि इसको अगर मैं देखूं, x या तो a का एलिमेंट हो, x या फिर b का एलिमेंट हो, इन दोनों के बीच में और यूज हो रहा है। और नहीं होने वाला जो है x या तो एंड, इसके साथ भी एंड है और इसके साथ भी एंड है। ठीक है, यानी कि x या तो b का एलिमेंट नहीं हो या फिर x a का एलिमेंट नहीं हो, और ये दोनों चीजें साथ में होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक बार। हमें बोला गया है कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी कि x अगर a का एलिमेंट हुआ तो x b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज, और या फिर x अगर b का एलिमेंट हुआ तो x a का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b था, तो हमने लिख दिया कि x या तो a का एलिमेंट या तो b का एलिमेंट होना चाहिए, उसके साथ एंड, क्योंकि इसमें भी एंड लगा हुआ, इसमें भी एंड लगा हुआ, उसके साथ और क्या क्या नहीं होना चाहिए, x या तो a का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, x या तो b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसी चीज को जब हम सिंबॉलिकली कन्वर्ट करते हैं, सिंबॉलिकली कन्वर्ट करने में क्या आ जाएगा, अगर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b है, दैट मींस व्हाट, और का मतलब हो गया यूनियन, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b। एंड ऐसे ही था तो एंड ऐसे ही लिख दिया। सिमिलरली x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b है और डज नॉट बिलोंग्स टू है, उसका मतलब क्या, और अगर डज नॉट बिलोंग्स टू है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, मैंने बताया हुआ था। ठीक है, अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, उसका मतलब x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अगर x बिलोंग्स टू a माइनस b होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो इसमें बोला गया है कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b ये आ जाएगा। ठीक है, ये सबसेट उपसेट ये सब आप लोग खुद से देख सकते हैं, ये तो ऑब्वियसली होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें मेन चीज क्या, सबसेट का मतलब क्या, दोनों चीजें इक्वल भी हो सकता है और हमें इक्वल वाला इंपॉर्टेंट है। आया ये चीज समझ में, क्या हुआ, किसी को कोई डाउट है, दिक्कत है तो पूछ लीजिए फटाफट। क्लियर है? यस सर। ये बस लॉ याद रखिए, ये बस लॉ याद रखिए। ठीक है, इसमें उतना दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं इसको फटाफट निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये इतना चीजें, इतना डिटेल में चीजें हमें नहीं चाहिए, हमें बस लॉ को हल्का फुल्का, मैंने एक दो लॉ बोला है, आप लोग याद रखिए, बस वो एक दो लॉ याद रखिए, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें अगर हम लॉ को देखने जाए तो टोटल आपको 13 14 15 16 17 18 16 के आसपास लॉ है, बट इतना हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, इतना हमें याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग का 4 5 तो याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया था। अब इसमें से बस एक दो याद करने की जरूरत है, ये 2 और 4 याद रखिएगा, बाकी सब अपने आप काम बन जाएगा। उसके बाद फिर अगर थ्योरम नंबर 8 में जाएंगे तो ए यूनियन बी, ये तो ये कोई याद करने की चीजें हैं क्या, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ए यूनियन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर कभी नहीं हो सकता। कब हो सकता है, जब ए और बी दोनों सेम सेट हो, है कि नहीं, तो ये बोला गया प्रूफ दे, तो ये तो याद रखने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, तो थ्योरम जो है बस हमें दो ही चीजें याद रखना है। पहला चीज क्या, कि थ्योरम में हमें ये चीज याद रखना है
ये वाला प्रॉपर्टी हमें याद रखना है, ठीक है। बाकी सबको मैं इसके नीचे थ्योरम नहीं मानता हूँ, इसके नीचे क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको थ्योरम मान के हम लोग झूठ मूठ का दिमाग में लोड नहीं बढ़ाते हैं। और दूसरा चीज डी मॉर्गन्स लॉ आप लोग को याद रखना है, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ याद रखना है और साथ ही साथ ये दोनों याद रखना है बस। बाकी सब भूल जाइए, बाकी सब ऑटोमेटिकली दिमाग में आएगा, ऑटोमेटिकली होगा। और यहाँ जो क्वेश्चंस दिया गया है, ठीक है, वो इस तरीके से। तो मैं क्या ये शीट जो है पूरा का पूरा आप लोग को सेंड कर रहा हूं, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग एक बार बस देख लीजिएगा। तो ये सारे क्या क्वेश्चंस है, ये सारे को मैं क्वेश्चंस की तरह मानूंगा, क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए Yes, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से। आप लोग शीट को बनाते रहिए और ये सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसमें झूठ मूठ का बहुत सारे थ्योरम दिए हुए हैं डराने के लिए, बट इससे डरना नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू। Thank you, sir. thank